अगर मैं आपसे कहूं कि युद्ध के 21वें दिन जाकर फाइनली इजराइल ने एक्सेप्ट कर ही लिया कि अब माफी मांगने में ही भलाई है। हाँ, क्योंकि हाल फिलहाल आपके इजराइल और ट्रंप को यह अनुभव हो चुका है कि हमने इस युद्ध को लड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे इस तरीके से माफी तो नहीं, लेकिन आगे चलकर आपको मांगते हुए दिखाई देंगे। लेकिन 21वें दिन इस युद्ध के आखिरकार क्या क्या हुआ, कहां पर हमले हुए तो कहां पर नहीं, और आपके ईरान ने कैसे ठिकाने लगा दिया किसी और को नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका को। आइए देखते हैं कि आपके नेतन्याहू ने क्या कहा तो ट्रंप ने क्या कहा, और ये युद्ध अब किस मोड़ की ओर जा रहा है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके ईरान ने अभी कुछ ज्यादा खूंखारपन अपने अंदर ले आया है। आपका ईरान भाई साहब एक एक करके बदला ले रहा है। अभी तक ईरान केवल मिलिट्री बेस पर हमला किया करता था, लेकिन अब वही ईरान वहां पर अटैक कर रहा है जहां जहां पर इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं। अगर वो लोग टैंकर्स फोड़ रहे हैं तो ये भी टैंकर्स फोड़ रहे हैं। अगर वो लोग फाइटर जेट गिरा रहे हैं तो ये भी F-35 को निशाना बना रहे हैं। अगर अमेरिका इजराइल वाले जाकर रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं तो ये भी रिफाइनरी पर अटैक कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे भाई साहब, आपके इजराइल के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। इजराइल के अंदर त्राही त्राही मच चुका है। इसी 19-20 तारीख को ना, 19-20 मार्च को आपके ईरान ने, जानते हो, 9 देशों पर टोटल हमले किए हैं। 9 देशों पर। सऊदी अरब से तो भाई साहब अपना जो बर्दाश्त करने वाली क्षमता थी वही खो दिया, और आकर कह दिया कि ईरान कोई मुस्लिम कंट्री है ही नहीं। ईरान जब मुस्लिमों देश पर ही हमला कर रहा है तो वो कैसे मुस्लिम कंट्री हो सकता है। उसने चेतावनी भी दिया, लेकिन उनकी चेतावनी उनको ही भारी पड़ सकती है। सऊदी अरब का कुछ समय पहले पाकिस्तान से डील हुआ था कि अगर सऊदी अरब से कोई लड़ेगा तो पाकिस्तान बचाने आएगा। तो सऊदी अरब वही सोच रहा है, लेकिन उनको क्या पता पाकिस्तान में आया तो खुद थुरा थराक चला जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अभी आपके ईरान ने किया क्या। आपके ईरान ने, जानते हो क्या किया? बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया, बस उसने मिसाइल दाग दी है। और मिसाइल दाग कर जानते हो क्या कर दिया? मिसाइल दाग कर आपके ईरान ने कुछ नहीं बल्कि हाइफा नाम की ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया है। हाइफा नाम की ऑयल रिफाइनरी क्या है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये कहां है? तो ये हाइफा नाम की ऑयल रिफाइनरी कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर है। और जानते हो किस मिसाइल से उड़ाया है? ये जो मिसाइल आपको दिख रही है ना, इस मिसाइल से उड़ाया है। ये मिसाइल का नाम है खैबर शिकन सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल। ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि भाई साहब बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक का मतलब ये सबसे पहले ऊपर की ओर इस तरीके से अंतरिक्ष में जाएगी और फिर धड़ाम से गिरेगी। बैलिस्टिक मिसाइल इतनी रफ्तार से गिरती है कि भाई साहब कोई रडार सिस्टम इसे पकड़ नहीं पाता। इनकी स्पीड 10-10 मैक तक जा सकती है, यानी कि आवाज की भी गति से लगभग 10 गुना तेज। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल इतनी खतरनाक होती हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष से आती है ना, तो रडार सिस्टम चकमा खा जाता है। और इजराइल के अंदर भाई साहब ये ऐसे फोड़े जा रहे हैं। और अभी जानते हो कहाँ फोड़े गए हैं? अभी वहां की जो नाम की हाइफा ऑयल रिफाइनरी है, जिसको ऑपरेट किया जाता है बजान ग्रुप के द्वारा, उसको फोड़ दिया गया और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। आप देख सकते हो किस तरीके से धुआं धुआं निकल रहा है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इजराइल के लिए था ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इजराइल के अंदर ऑयल रिफाइनरी है, हाइफा ऑयल रिफाइनरी, और इजराइल अपनी आधे ज्यादा आपूर्ति केवल इसी एक रिफाइनरी से करता था। और अगर वही रिफाइनरी उड़ा दी गई ना, तो जानते हो क्या क्या त्राही मचेगी। और लेकिन उससे पहले सवाल तो ये उठता है ना कि आखिरकार ऐसा आपके ईरान ने किया क्यों, वहीं पर ही अटैक क्यों किया? ये जानोगे तभी आप चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आप सोच रहे होगे कि यार ऐसी सब नॉलेज आपको पहले क्यों नहीं मिल पाती, अरे मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है, जाकर एक बार ज्वाइन तो करके देखो। वहां पर पहले ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। डियर गुरु नाम से है, और भाई साहब लाखों की नॉलेज फ्री में मिलेगी आपको, कोई पेड नहीं है। बाकी आते हैं बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पर आपकी जो ईरान की IRGC सेना है, उसने ये सारा कारनामा किया है। अब आते हैं, अगर आगे देखने की कोशिश करोगे तो ये ऑयल रिफाइनरी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके इजराइल के लिए। ये हाइफा ऑयल रिफाइनरी कहीं और नहीं बल्कि इजराइल के अंदर है, उसको आपके ईरान ने उड़ा दिया है। अब देखोगे तो 20 मार्च 2026 की रात को, मतलब 21 मार्च होने ही वाला था, रात को ईरान ने इजराइल के हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर मतलब अटैक कर दिया। हाइफा जो है वो हाइफा शहर है, उसमें एक प्रमुख जो बजान नाम का तेल रिफाइनरी है, उस पर भीषण बैलिस्टिक मिसाइल किया है। क्या है असल में, इजराइल के अंदर ना हाइफा नाम की जगह है। उस हाइफा नाम की जगह पर यह ऑयल रिफाइनरी है।
इस ऑयल रिफाइनरी का नाम बजान है और इसे बजान ग्रुप के द्वारा ओन किया जाता है। इस पर अटैक कर दिया है और इस पर ड्रोन से हमले किए हैं और बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमले किए हैं। अब सोच कर देखिए कि आपका ईरान ड्रोन भी भेज दे रहा है और प्लस बैलिस्टिक मिसाइल भी भेज दे रहा है। कौन कहता है कि ईरान के ड्रोन को रोकना मुश्किल है? भाई साहब, नामुमकिन है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यह हमला ईरान के तेल संयंत्रों पर पिछले जो हमले किए गए थे उसके जवाब में दिए गए हैं। आखिर कहाँ किए गए थे? असल में कुछ समय पहले ना, इसी 19-20 तारीख को आई थिंक, आपके इजराइल ने ईरान के कुछ तेल ठिकानों पर हमला किया था। तो इसी वजह से आपके ईरान ने इजराइल के तेल ठिकानों पर हमला कर दिया है। बदला लिया है आपके ईरान ने, और बदला कोई लेना सीखना हो तो ईरान से सीखो भाई साहब, जिस हिसाब का वो बदला ले रहा है। फिर उसके बाद सुनिए तो सही, भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे परिचालन की जो क्षमता है इसकी ना, इसकी शोधन क्षमता लगभग 9.8 मिलियन है, मतलब मिलियन टन है और प्रति वर्ष है। यानी कि लगभग एक दिन की बात करें तो 1,97,000 बैरल प्रतिदिन ये रिफाइन कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है तेल को। इतना बड़ा ये रिफाइनरी था। क्या ये भारत के रिफाइनरी से बड़ा? नहीं, भारत की रिफाइनरी से बड़ा नहीं है, लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी थी, और जो एक दिन के अंदर 1,97,000 बैरल तेल को प्रोसेस कर सकता है। इतना बड़ा ये रिफाइनरी था और उसको खत्म कर दिया। और ये जानते हो कितना इंपॉर्टेंट था? अगर बाजार की हिस्सेदारी की बात करें तो ये इजराइल की घरेलू ईंधन की जरूरतों को लगभग 50 से 65% हिस्सा पूरा करता था। मतलब अगर यहाँ इजराइल के अंदर 100 गाड़ियां चल रही हैं ना, तो उसमें से 50 से 65 गाड़ियों के अंदर तो इसी जो रिफाइनरी का तेल है वही डलता था। मतलब ऐसा मान सकते हो, इतना बड़ा ये रिफाइनरी था, जो कि अपने देश के अंदर लगभग आपूर्ति तो यही एक रिफाइनरी ही किया करता था। और केवल तेल ही नहीं, जिसमें डीजल भी थे और गैसोलीन था, विमान के ईंधन थे, कैरोसिन और भी शामिल थे, क्योंकि विमान के ईंधन के आई थिंक कैरोसिन डाला जाता है। उत्पादक की बात करें तो रिफाइनरी परिवहन, कृषि और उद्योग के लिए भी, विभिन्न पेट्रोलियम उत्पाद और प्लास्टिक उद्योग के लिए मतलब पॉलीमर बनाता था। मतलब और भी अन्य काम ये करता था। असल में अब इस पर अटैक करके आपके इजराइल के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जा चुका है। इजराइल अभी कहा करता था कि हम ईरान को इतना तोड़ दिए हैं कि ईरान अंदर से खोखला हो चुका है। लेकिन भाई साहब, ये भी याद रखिए कि अगर ईरान इस तरीके से आपको तोड़ता रहा ना, तो एक समय पर आप भी खोखले हो जाओगे। और मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं कि ये बदला क्यों लिया। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। असल में ये है आपका ईरान, और ईरान के नीचे देखोगे ये साउथ पर्स है और ये नॉर्थ डोम है। अब जो कतर है ना, वो इस वाले पोर्शन को नॉर्थ बोला करता है, नॉर्थ मतलब ऊपर, और जो ईरान है वो इस वाले पोर्शन को साउथ बोला करता है, क्योंकि ईरान की साउथ में पड़ता है, कतर की नॉर्थ में पड़ता है। अब क्या है ना, पूरा मेन मुद्दा यहाँ पर समझ में आएगा आपको। ये ईरान है, ये कतर है, और इधर आगे चले जाओगे थोड़ा इधर तो आपको दिख जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थोड़ा अंदरवा होगे, मतलब ऊपर की ओर, तो यहाँ पर आपको कतर दिखेगा। कतर के ऊपर ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये जमीन नहीं है। कतर केवल इतना ही है, ये जमीन नहीं, ये समुद्र का एरिया है। ये केवल ऐसे बनाया गया है, ये वहाँ पूरा पानी पानी होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा बनाया क्यों गया? क्योंकि इतने एरिया के अंदर ना भाई साहब काफी ज्यादा गैस पाया जाता है, और भारत की गैस की आपूर्ति लगभग 40 से 50% आप मान सकते हो यहीं से होती है। अब सोच कर देख लो, आपको छोटा सा एरिया बहुत भले दिख रहा होगा, लेकिन जो गैस की आपूर्ति होती है ना, भारत की यहीं से होती है। अब ये जो ऊपर वाला इतना एरिया है ना, इसको आपका ईरान कंट्रोल करता था, नीचे वाला एरिया कतर कंट्रोल कर सकता था। क्योंकि अब कहोगे कैसे, तो दोनों के बीच समझौता हुआ था बहुत पहले ही, तो दोनों मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कुछ समय पहले ये जो ऊपर वाला एरिया जो ईरान कंट्रोल करता था ना, उस पर आपकी इजराइल ने अटैक कर दिया था। अब अगर इस पर अटैक कर दिया, और मान लेते हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम, पाइपलाइन, जो मशीनें बैठाए गए सब डिस्टर्ब हो गई, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि पूरी दुनिया के अंदर गैस को लेकर महामारी आ सकती है। क्योंकि अगर यहां से गैस नहीं निकल पाया ना, तो भारत के अंदर भी किल्लत आ सकती है। अभी तो एलपीजी चल जा रहा है ना, तब वाकई में नहीं चल पाएगा। और ऐसा सुनते ही ट्रंप भी बौखला गया, क्योंकि ट्रंप का केवल सिद्धांत यही था कि हमें वहां पर सत्ता परिवर्तन कराना, वहां की सरकार को हटाना, दूसरी अपने हिसाब से सरकार को बैठाना, ताकि हम जो चाहें वो ईरान के अंदर कर सकें। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा वो कर नहीं पाया।
उसका केवल मेन उद्देश्य यही था। लेकिन अब अगर ले जा गैस उस पर पूरा अटैक कर दोगे तो आप खुद बताइए, पूरी दुनिया के अंदर गैस को लेकर किल्लत पड़ जाएगी और पूरी दुनिया फिर अमेरिका और इजराइल से सवाल पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? उनके पास जवाब नहीं होगा। तब ट्रंपवा गुस्सा गया था इजराइल के ऊपर, कह रहे तुम्हें वहां मारो, ईरान के अंदर मारो, तुम गैसवा सब कहां अटैक कर दे रहे हो। इसी वजह से आपके ईरान ने इजराइल के तेल ठिकानों पर अटैक किया है। फिर ईरान ने कतर पर भी अटैक किया, क्योंकि कतर के अंदर भी कुछ गैस के ठिकाने हैं, कुछ ऑयल के ठिकाने हैं। अब ईरान केवल मिलिट्री बेस को नहीं खत्म कर रहा, बल्कि वो ऑयल रिफाइनरी और गैस रिफाइनरी को भी खत्म करने पर लग चुका है। तो पूरा का पूरा मेन मुद्दा ये है। 21 तारीख को जान जाइए पूरी तहलका मच चुका है और ट्रंप डर चुका है। और उससे पहले 21 तारीख से पहले, मतलब 21 तारीख क्या मान सकते हो, 21 दिन हुए हैं इस पूरे युद्ध को। 21वें दिन आपके ट्रंप ने कह दिया कि मैं इस युद्ध के अंदर आकर ना फंस चुका हूं, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। युद्ध की शुरुआत तो ये लोग किए, लेकिन खत्म करने का द एंड नाम का इनके चैप्टर में अब शब्द ही गायब हो चुका है कि दिस इज द एंड कर सके। बाकी आपको क्या लगता है क्या होगा? अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे ही। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।